बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। तमाम टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। इस वीडियो में हम तमाम चैप्टर्स को ओवरव्यू करेंगे, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो चैप्टर्स के अलावा हम पॉम्स और प्ले के भी अहम पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर्स के मोस्ट 50 अहम पॉइंट को देखेंगे जो कि एमसीक्यूज बन सकेंगे। सबसे पहले है व्हाट क्वालिटी डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शो इन ट्रेड। तो इसमें है ऑनेस्टी। विच टाइटल मींस द ट्रूथफुल। तो अल सादिक का मतलब होता है ट्रूथफुल। विच टाइटल मींस द ट्रस्टवर्थी। तो ट्रस्टवर्थी के लिए अल अमीन का जो वर्ड है वो आया है। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ हिल्फ अल फजूल। तो हिल्फ अल फजूल का जो पर्पस था डिफेंड द ओप्रेस्ड। इसका मकसद जो मजलूम लोगों को डिफेंड करना था। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिल्फ अल फजूल पैक्ट था उसमें आपने पार्टिसिपेट किया बिफोर हिज नबूवत। तो नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो फॉर रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर है केव ऑफ हीरा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्लेक्शन के लिए, मेडिटेशन के लिए गारे हीरा में जाया करते थे। हु डिलीवर्ड द फर्स्ट रेवलेशन। पहली रेवलेशन जो पहली वही है वो किसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। तो इसका जवाब एंजल जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और ये अंडरस्टूड है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को वही दिया करते थे। नेक्स्ट जो है एम पॉइंट, इन विच मंथ डिड फर्स्ट रेवलेशन अकर। तो इसका आंसर भी बड़ा आसान है, रमजान। रमजान में फर्स्ट वही जो है वो नाजिल हुई। व्हाट डिस्प्यूट हैपन ड्यूरिंग काबा रिकंस्ट्रक्शन। यानी काबा की रिकंस्ट्रक्शन के दौरान कौन सा झगड़ा शुरू हुआ। तो प्लेसिंग ऑफ हजर अस्वद। ये आपने पढ़ा है कि हजर अस्वद को नस्ब करने का जो झगड़ा था ये शुरू हुआ। व्हाट क्वालिटी डिड प्रॉफिट शो इन काबा डिस्प्यूट। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्पार्शियलिटी को शो किया था। इम्पार्शियलिटी का मतलब गैर जानबदार, यानी किसी एक ग्रोह का साथ नहीं दिया था बल्कि आपने इम्पार्शियल गैर जानबदार होकर ये फैसला किया था। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अनहा वाज आ। तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अनहा एक ताजर थी, ट्रेडर थी। नेक्स्ट है ओल्ड एजुकेशन सिस्टम मेनली प्रोड्यूस। तो इसका हमने पढ़ा था क्लर्क्स। ओल्ड एजुकेशन सिस्टम ने क्लर्क्स पैदा किए थे। आगे कायदे आजम स्ट्रेस टेक्निकल एजुकेशन फॉर किसके लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए कायदे आजम ने टेक्निकल एजुकेशन पर जोर दिया था। मैनुअल लेबर इज कंसीडर्ड बाय कायद एज। यानी हाथ से काम करना कायदे आजम के मुताबिक जो है वो क्या है, ऑनरेबल है। स्टूडेंट्स शुड ज्वाइन विच फील्ड्स। कौन से फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए कायदे आजम के मुताबिक। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कायद मैसेज टू स्टूडेंट्स इज वर्क हार्ड एंड सर्व नेशन। अनएम्प्लॉयड यूथ बिकम। यानी जो अनएम्प्लॉयड यूथ होती है जिनके पास रोजगार नहीं होता तो वो क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड बन जाते हैं यानी मायूस हो जाते हैं। या डिसग्रंटल्ड का वर्ड हमने पढ़ा था लेसन में, डिसग्रंटल्ड वर्ड भी आ सकता है। प्राइवेट सेक्टर शो सक्सेस नीड्स। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर आप चाहते हैं कि हमारी सक्सेस हो, कामयाब हो, तो स्किल एंड प्लानिंग आपके पास जरूर होनी चाहिए। इसी से ही प्राइवेट सेक्टर में आप कामयाब हो सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट कैन नॉट एम्प्लॉय ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज। गवर्नमेंट तमाम स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं दे सकती, उसकी वजह है लिमिटेड कैपेसिटी। यानी लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से गवर्नमेंट जो है तमाम स्टूडेंट्स को जॉब नहीं दे सकती। कायद कंपेयर्ड एमए ग्रेजुएट्स विद। यानी कायदे आजम ने लेसन में एमए ग्रेजुएट्स को किन के साथ कंपेयर किया, तो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जो है वो कंपेयर किया है कि एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो एमए ग्रेजुएट से ज्यादा जो है वो इनकम कमा रहा है। नेक्स्ट है कायद एम्फसाइज्ड इंडिपेंडेंस मींस। यानी कायद के मुताबिक जो कायद ने जोर दिया है कि इंडिपेंडेंस आज़ादी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है। आज़ादी का मतलब बिल्कुल फ्रीडम नहीं बल्कि इसका मतलब जिम्मेदारी है कायदे आजम के मुताबिक। मेन काज ऑफ ग्लेशियर मेल्ट। यानी ग्लेशियर मेल्ट का जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है, तो हमने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान इज वल्नरेबल ड्यू टू। पाकिस्तान जो है वो खतरे में है किस वजह से, जियोग्राफिक डायवर्सिटी की वजह से।
यानी पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है उसमें तनव्वु है, उसमें वैरायटी है, कहीं पहाड़ हैं, कहीं मैदान है, कहीं सहरा है। तो इस तनव्वु की वजह से, इस वैरायटी की वजह से पाकिस्तान जो है इस डाइवर्सिटी की वजह से वल्नरेबल है यानी खतरे में है। ग्लेशियर कॉज यानी ग्लेशियर का जो पिघलना है वो किस चीज की वजह बनता है, तो ये वाटर शॉर्टेज की वजह बनता है। मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर यानी सबसे ज्यादा, लेसन में हमने पढ़ा है कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है यानी जिस पर असर हुआ है, तो वो एग्रीकल्चर है। मेजर डिजास्टर इन 2010 यानी 2010 में सबसे बड़ी जो तबाही हुई थी वो क्या थी, फ्लड थे। फ्लड्स आए थे बहुत ज्यादा, ये लेसन में हमने पढ़ा है। आगे है थर पार्कर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो थर पार्कर की जो मेजर मेन प्रॉब्लम है वो वाटर शॉर्टेज है। आगे एक्सट्रीम इवेंट्स इंक्लूड यानी एक्सट्रीम इवेंट्स में कौन सी चीज शामिल है, तो उसमें फ्लड्स हैं, ड्राफ्ट्स हैं और साइक्लोन्स है, ये हमने लेसन में पढ़े हैं। हीट वेव प्लान इज कॉल्ड यानी हीट वेव प्लान को और क्या कहा जाता है, हीट वेव मैनेजमेंट प्लान इसको कहा जाता है। आगे है मैंग्रोव्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोस्टल इरोजन यानी मैंग्रोव्स के जो फॉरेस्ट हैं उनका असल मकसद है कोस्टल इरोजन को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। एसडीजी रिलेटेड टू क्लाइमेट एक्शन यानी एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका मतलब होता है एसडीजी की अगर एब्रीविएशन भी आ जाए तो ये किससे रिलेटेड है, ये क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 से रिलेटेड है। कौन सा एसडीजी रिलेटेड, क्लाइमेट के रिलेटेड जो एक्शन है वो 13 नंबर से रिलेटेड है। आगे मेन काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा जो सबब है, सबसे सबसे बड़ी वजह क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ये हमने लेसन में पढ़ा है। यानी जंगलों का जो कटाव है वो सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी का लॉस की वजह है। आगे स्पीशीज इन पाकिस्तान आर, पाकिस्तान में तमाम स्पीशीज, तमाम जानदारों की जो नस्लें हैं, अनवा हैं, किस्में हैं, वो डिक्लाइनिंग का शिकार हैं यानी जवाल पजीर हैं, वो नीचे की तरफ आ रही हैं, गिर रही हैं। नेचुरल एरियाज बीइंग डिसरप्टेड यानी नेचुरल जो एरियाज हैं वो खराब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, किसकी वजह से, तो इसका आंसर है नेचुरल हैबिटेट्स, जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं वो तबाह हो रहे हैं। स्नो लिपर्ड एंड इंडस डॉल्फिन आर, ये एंडेंजर्ड हैं यानी खतरे में हैं, खत्म होने वाले हैं। आगे प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव एम्स टू, तो प्रोटेक्टेड एरियाज का जो इनिशिएटिव है, जो इकदाम है, इनका मकसद क्या है, प्रोटेक्ट हैबिटेट्स यानी हैबिटेट्स को, मस्कन को जो है तहफ़्फ़ुज़ देना। आगे है शापेश केम फार, शापेश किस मकसद के लिए आया था, तो वो इंस्पेक्शन के लिए आया था। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस लिंगर्ड फार यानी जो पैलेस की, महल की कंस्ट्रक्शन थी वो इल्तवा में पड़ गई यानी उसमें ताखीर हुई, कितने सालों की, 3 इयर्स, ये आपने याद रखना है, 3 इयर्स की इल्तवा हुई थी। आगे ऑब्स्टेकल ऑन द मार्बल टेरेस यानी जो मार्बल टेरेस था जहां पर शापेश को गुजारा गया, वहां पर कौन सी रुकावट थी, तो वहां पर एक वाइड गैप था, हमने लेसन में पढ़ा है। आगे हिप्पल फेल व्हेन ही स्टेप्ड फॉरवर्ड यानी हिप्पल जो है वो गिर गया जब वो आगे बढ़ा, किसमें गिरा, ही फेल इनटू द वाटर, वो पानी में गिर गया। शापेश कॉल्ड द फॉल यानी शापेश ने उस पानी में हिप्पल के गिरने को क्या नाम दिया, उसने उसको कहा आबाद, यानी उसने कहा इसने गुस्ल किया है यानी नहा लिया है। गार्ड सराउंडिंग हिप्पल यानी हिप्पल के गिर्द कितने गार्ड्स थे, तो इसका आंसर है 30, ये अपने याद नंबर्स रखने हैं। 30 गार्ड्स जो है वो सराउंडिंग थे हिप्पल के इर्द गिर्द, जो कि एरोज, तीर लेकर खड़े हुए थे। जब शापेश ने हिप्पल को एक इमेजिनरी तख्त पर, एक कुर्सी पर बिठाया, तो क्राउड रिएक्शन यानी वहां पर जो मजमा जमा हुआ, लोग इकट्ठे हुए, उनका क्या रिएक्शन था, वो लाफ्ड अनकंट्रोलेबली यानी वो अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर सके, वो बेख्तियार हंसते रहे। आगे गार्डन्स पर जो बागात थे वो क्या थे, अ डेजर्ट विद वीड्स यानी बागात की क्या सूरत हाल थी कि वो एक डेजर्ट था, एक सहरा का मंजर पेश कर रहा था, विद वीड्स जिसमें जड़ी बूटियां थी। टोन ऑफ शापेश कॉम्प्लीमेंट्स यानी शापेश का जो कॉम्प्लीमेंट्स था यानी उसकी तारीफें जो कर रहा था, उसका टोन क्या था, उसका आयरॉनिक था।
आयरॉनिक का मतलब तंजिया होता है, यानी शापेश का अंदाज जो था उसको दाद देने का वो आयरॉनिक था। आगे सेंट्रल लेसन ऑफ द लेसन, इस सबक का जो सेंट्रल लेसन है यानी इसका मरकजी ख्याल, इसका थीम जो है वो क्या है? टॉक विदाउट वर्क लीड्स टू डाउनफॉल, यानी जो अगर आप काम किए बगैर बातें करते रहेंगे तो आपका डाउनफॉल आएगा, यानी आपका जवाल आएगा। ये इसका थीम है। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? इसेंशियल, यानी फंडामेंटल बुनियादी होता है। आगे मिसट्रीट मींस, मिसट्रीट का मतलब होता है अब्यूज, यानी बुरा सलूक करना, डांट डपट करना, गाली गलौज करना। वाइटल का मीनिंग क्या है? वाइटल का मतलब जरूरी होता है, हयात बख्श होता है, जो चीज लाजमी हो, नेसेसरी हो। आगे है कंटेमिनेटेड मींस, कंटेमिनेटेड का मतलब पोल्यूटेड होता है, यानी आलूदा होता है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? डिसरप्ट का मतलब खराब होता है, डिस्टर्ब होता है। अब हम स्टूडेंट्स हमने लेसन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए हैं जिनके आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, और इन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है जो मैंने आपको बताए हैं। वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको ये अजबर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। कुछ 10 मिक्स्ड तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज करेंगे। चार्टर ऑफ मदीना मीन्स, यानी मदीना के चार्टर का क्या मतलब था? तो चार्टर ऑफ मदीना मीन्स डॉक्यूमेंट था एक। हिजरा वॉज, हिजरा क्या थी? हिजरत क्या थी? टर्निंग पॉइंट था। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक अहम मोड़ था। आगे मुस्लिम्स फेस्ड इन मक्का, मुस्लिम ने मक्का में किस चीज का सामना किया? परसिक्यूशन, यानी अजियत का सामना किया, उनको तकलीफें मिली। मक्का लाइज इन, मक्का कहाँ पर वाक़ है? साउथ वेस्टर्न हिजाज में वाक़ है। आगे बर्थ प्लेस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये हम सब मुसलमान जानते हैं मक्का है। ईयर ऑफ प्रॉफिट्स बर्थ, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल कौन सा था? तो ये 570 एडी है, यानी 570 में ईस्वी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये भी आपने याद रखना है। मेन मैसेज ऑफ इस्लाम इन एमसीक्यूज, यानी इस्लाम का जो मेन मैसेज है वो क्या है? वो है इक्वेलिटी एंड जस्टिस। आगे एसडीजीज टोटल नंबर कितने हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जबकि हमने पढ़ा है क्लाइमेट चेंज के हवाले से कौन सा नंबर है? वो 13 है। ये आपने दो नंबर्स आपने याद रखने हैं, 17 टोटल नंबर्स हैं और 13 नंबर जो है वो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड है। मेन गोल ऑफ एसडीजीज क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन मकसद है एसडीजी गोल का, क्योंकि एस स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल और डी स्टैंड फॉर डेवलपमेंट और जी स्टैंड फॉर गोल्स। पाकिस्तान क्लाइमेट इम्पैक्ट मेनली ऑन, पाकिस्तान की क्लाइमेट का जो मेन असर है वो किस चीज पर है? इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, यानी इकोनॉमी उसकी माइशत पर और उसकी ज़राअत पर सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का असर है। ये आपने याद रखना है। आगे है पॉइम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज के रिलेटेड हम जो है अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है हु रोट अ बर्ड केम डाउन द वॉक, तो आपको पॉइंट्स के नेम, तमाम पॉइंट्स जो आपकी फोर्थ इंक्लूड हैं सिलेबस में, तो इनके पॉइंट्स के नेम आपको आने चाहिए। अ बर्ड केम डाउन वॉक की जो पोएटिस है वो एमिली डिकिंसन है। बट वाज द पोएट वॉकिंग डाउन, यानी कहाँ से जो है पोएट नीचे की तरफ चल रही थी? अ गार्डन पाथ था, यानी एक बाग का रास्ता था। व्हाट डिड द पोएट ऑफर द बर्ड, यानी पोएट ने या पोएटिस ने बर्ड को कौन सी चीज ऑफर की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्रम, यानी एक रोटी का जो टुकड़ा है, पीस जो है वो उसने उसको ऑफर किया। हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू द पोएट, परिंदे ने शायर के साथ या शायरा के साथ क्या रद्द अमल किया, यानी उसको क्या जवाब दिया? तो उसका है इट फ्लू अवे, जब उसने उसको रोटी का टुकड़ा देने की कोशिश की तो परिंदा जो है वो उड़ गया, ना कि उसने वो रोटी का टुकड़ा लिया था। व्हाट डज द बर्ड सिंबलाइज, यानी इसमें परिंदा किस चीज की अलामत है? तो परिंदा जो है नेचर्स इंडिपेंडेंस, यानी फितरत जो है वो आजाद है, उसको हम कैद नहीं कर सकते, इस चीज की ये अलामत है। द टोन ऑफ द पोम इज, यानी पोम का जो लहजा है, टोन है, वो क्या है? ऑब्जर्वेशनल एंड जेंटल, यानी इसमें पोएटिस जो है वो ऑब्जर्व कर रही है और बड़े धीमे और मुनकसरल मिजाज अंदाज में जो है वो बिहेव करती है। ऑब्जर्वेशनल है और जेंटल है इसका टोन पोम का।
नेक्स्ट है हु इज द पोएट ऑफ द इक्विंग ग्रीन। तो इसके पोएट जो हैं वो विलियम ब्लेक हैं। व्हाट डज इक्विंग ग्रीन रिप्रेजेंट? इक्विंग ग्रीन क्या चीज को रिप्रेजेंट करती है? तो इक्विंग ग्रीन जो है वो रिप्रेजेंट करती है जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन की खुशियों को जो है वो जाहिर कर ऑन द इक्विंग ग्रीन। तो ये हमने पढ़ा था, चिल्ड्रन, बच्चे वहां पर खेल रहे थे। व्हाट हैपन्स टू द सन इन द पॉम? इट सेट्स, यानी सूरज जो है वो गुरूब हो जाता है, ना कि तुलू होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। व्हाट डज द ओल्ड पीपल डू? यानी बूढ़े लोग वहां पर पॉम में क्या कर रहे हैं? वॉच चिल्ड्रन हैप्पीली, बच्चों को खुशी के साथ देख रहे हैं उनको खेलते हुए। मेन थीम ऑफ द पोएम क्या है? यानी इस पोएम, इस नज़म का जो मेन थीम है वो क्या है? चाइल्डहुड जॉय एंड नेचर, यानी बचपन की खुशियां और फितरत इसका मेन थीम है। इसके अलावा इसमें नॉस्टैल्जिक जो है वो एलिमेंट भी है, बचपन यानी पुरानी यादों वाला। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है पुरानी यादें। तो इसमें नॉस्टैल्जिया भी, रेमिनिसेंस इसको बोलते हैं या नॉस्टैल्जिया बोलते हैं, जो पुरानी यादें। तो बूढ़े लोग अपनी पुरानी यादें, अपने बचपन को याद करते हैं। हु रोट दोज विंटर संडेज? तो रॉबर्ट हाइडन ने ये पोएम लिखी थी। ये आपको पोएट्स के नेम भी आने चाहिए और पोएम्स के, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन में जब स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन करनी है तो वहां पर आपको पोएट और पोएम्स के नेम आने चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स। नेक्स्ट है व्हाट सीजन इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? ये दोज विंटर संडेज की बात हो रही है, तो इसमें विंटर की ही बात है। तो विंटर सीजन जो है वो डिस्क्राइब किया गया। हु वर्क्स अर्ली इन द मॉर्निंग? कौन जो है वो सुबह उठकर काम करता है? तो फादर है। बाप जो है वो सुबह उठकर लकड़ियां जलाता है, कमरे को गर्म करता है अपने बीवी बच्चों के लिए। व्हाट डज द फादर डू फॉर द फैमिली? तो फादर, मैंने बताया, ही वार्म्स द हाउस, यानी वो घर को सुबह उठकर हर संडे को जो है वो लकड़ियां जलाता है और घर को गर्म करता है। यानी बाप के लिए उस दिन भी छुट्टी नहीं होती, संडे वाले दिन भी। हाउ डज द पोएट फील अबाउट हिज फादर नाउ? यानी अब वो शायर जवान हो चुका है, उसका बाप इस दुनिया में नहीं है, तो शायर उसके बारे में अब क्या फील करता है? रेग्रेटफुल एंड थैंकफुल, यानी अपने बाप की अब उसको कदर का पता चला है, अब वो उसके लिए अफसोस करता है। रेग्रेटफुल का मतलब अफसोस, एंड तासुफ होता है, अफसोस, पछतावा होता है, एंड थैंकफुल, और अब वो उसका शुक्र अदा करता है, शुक्रिया अदा करता है। अब बाप इस दुनिया में नहीं है। नेक्स्ट है थीम ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम का जो थीम है वो क्या है? पेरेंटल सेक्रीफाइस, यानी वालदेन की जो कुर्बानी है वो इसका मेन थीम है। हु रोट द रुबाइयात इन योर सिलेबस? तो पोएम जो रुबाइयात है वो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारे पोएट ऑफ ईस्ट ने जो है वो लिखी है, शायर मशरक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ इकबाल्स पोएट्री? इकबाल की पोएट्री का मेन आइडिया क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, खुदी, यानी इकबाल जो है वो खुदी पर जोर देते हैं। आगे है व्हाट डज इकबाल एनकरेज? इकबाल किस चीज की हौसला अफजाई करते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एक्शन। इकबाल कहते हैं कि आप अपने ऊपर भरोसा करें और अमल करें, ना कि सिर्फ बातों से ही काम चलाएं। व्हाट लीड्स टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू इकबाल? इकबाल के मुताबिक कौन सी चीज जो है वो हमें कामयाबी की तरफ ले जाएगी? तो हार्ड वर्क है। इकबाल्स पोइट्री इंस्पायर्स, इकबाल की पोइट्री किस चीज को मुतासर करती है? अवेकनिंग ऑफ मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों को बेदार करने के लिए। मेन मैसेज ऑफ रुबाइयात इज, रुबाइयात का मेन मैसेज क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन एंड स्ट्रेंथ, यानी अपने आप को पहचानना, मार्फत नफ्स और कुवत उनका मैसेज है। आगे हम प्ले के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 पॉइंट्स जो है वो करेंगे, जो कि अहम इवेंट्स और करेक्टर्स के बारे में है। ये आपने ज़हन नशीन कर लेने हैं। व्हाट टास्क डज लिज़ी असाइन टू डेयरी बिफोर लीविंग? तो इसका आंसर है कंप्लीट द हाउस होल्ड कोर्स, यानी घर के तमाम काम करने का जिम्मा उसको देती है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले? प्ले का जो सेंट्रल थीम है वो क्या है? जेंडर रोल्स एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सिंफी जो किरदार है मर्द और खातून का, और घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, ये इसका मेन थीम है। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे है हाउ डज डेयरी
इनिशियली फील अबाउट डूइंग हाउस होल्ड वर्क, यानी पहले पहले वो घर का काम करने में क्या फील करता है, तो कॉन्फिडेंट, वो कहता है मैं कर लूंगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि बहुत मुश्किल है, वो बहुत सी हमाकतें करता है। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज द एंड ऑफ द बिगनिंग, ये किस तरह का प्ले है, तो ये एक फार्स है, कॉमेडी है। फार्स कहते हैं मजाक को, और कॉमेडी भी मजाक को बोलते हैं। What does Derry learn by the end of the play, यानी प्ले जब खत्म होता है तो डेरी इससे क्या लर्न करता है, वो अप्रिशिएट करता है लिजी को, अपनी वाइफ को। टू अप्रिशिएट लिजीज वर्क, यानी उसके काम की तारीफ करता है, उसको पता चल जाता है कि जिसका काम उसी को साजे। आगे है, व्हाट इज डैरी डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, शुरू में डैरी क्या करता है, तो शेविंग, वो शेविंग कर रहा होता है। व्हाई डज डैरी रिफ्यूज टू यूज वाटर, डैरी पानी इस्तेमाल करने से क्यों इनकार करता है, बिकॉज इट वॉज कोल्ड, क्योंकि वो ठंडा है, अब उससे वो काम नहीं कर पाता, अपनी शेव नहीं कर पाता, और उसको गुस्सा आता है। व्हाट डज बैरी सजेस्ट डैरी डू विद द वाटर, अब उसको बैरी क्या सजेस्ट करता है, पानी से क्या करना है, उसको कहता है कि इसको गर्म कर ले। बैरी कौन है, ये उसका नेबर है और उसका फ्रेंड है। वो इसे कहता है कि हीट इट, इसको गर्म कर लो, पानी को। व्हाट डज डैरी से अब वुड हैपन इफ ही बास्ड इन कोल्ड वाटर, डैरी क्या कहता है कि क्या हो सकता था अगर वो ठंडे पानी से नहाता है, तो he'd बी डेड, यानी वो मर जाएगा, वो कहता है वो मर सकता था। What falls and creates trouble while cleaning, कौन सी चीज गिरती है और उससे परेशानी पैदा होती है जब वो सफाई कर रहा होता है। अ क्लॉक, यानी एक क्लॉक गिरता है और उससे परेशानी, ट्रबल जो है वो मुसीबत शुरू हो जाती है। वट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मशीन इज यूज इन द प्ले, यानी इसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया गया आले को, तो अ ग्रामोफोन, ये आपने याद रखना है। व्हाट डज डैरी ट्राई टू क्लियर अवे फ्रॉम द फ्लोर, डैरी जो है वो फ्लोर से कौन सी चीज, कौन से एलिमेंट को साफ करना चाह रहा होता है, तो द डेब्रिस, यानी वो जो कचरा गिरता है क्लॉक का, उसको साफ करने का काम करता है, उसको उठाने का काम करता है। विच आउटडोर टास्क डज डैरी अटेम्प्ट, डैरी जो है वो कौन सा घर से बाहर काम करता है, तो उसका काम होता है मोविंग द मीडो। असल उसका काम जो है वो चरागाह में घास को काटना होता है, उसको साफ करना होता है। व्हाट एनिमल क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर डेयरी एंड बैरी, कौन से एनिमल हैं जो डेयरी और बैरी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो अ हाइफर है। हाइफर होती है बछड़ी, यानी गाय का जो बच्चा होता है, बच्ची होती है, उसको बोलते हैं हाइफर। व्हाट कम्स विद द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन रिकॉर्ड के साथ कौन सी चीज आती है, एक्सरसाइज इंस्ट्रक्शंस, यानी उसके साथ साथ एक्सरसाइज की इंस्ट्रक्शन भी आती हैं। व्हाट डिवाइस प्लेज द एक्सरसाइज म्यूजिक, कौन सी डिवाइस, ये हमने पढ़ा है ग्रामोफोन ही है, जो कि एक्सरसाइज के साथ साथ म्यूजिक जो है वो प्ले होता है। हु इज डैरीज फ्रेंड एंड हेल्पर इन प्ले, तो बैरी उसका हेल्पर भी है, फ्रेंड भी है, और उसका हमसाया भी है। व्हाट इम्पोर्टेंट आइटम डज डैरी लूज ड्यूरिंग द कंफ्यूजन, कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स वो खो देता है अपनी कंफ्यूजन में। हिज स्पेक्टेकल्स, यानी अपने ग्लासेस जो है, अपना अपनी जो एनक है वो गुम कर देता है कंफ्यूजन में। हाउ आर द एक्सरसाइजेज ऑन द record परफॉर्म, यानी जैसे ही रिकॉर्ड चलता है ग्रामोफोन का, तो किस तरह एक्सरसाइजेज जो है वो होती हैं, तो फास्ट, तेजी के साथ एक्सरसाइजेज जो है वो की जाती हैं। व्हाट क्लॉथिंग डज डैरी वियर व्हाइल वर्किंग, किस तरह के कपड़े पहनता है डैरी जब वो काम कर रहा है, ओवरऑल्स, कपड़े पहनता है। नेक्स्ट है, व्हाई डज डैरी फेल टू कंटिन्यू एक्सरसाइजेज प्रॉपरली, क्यों डैरी जो है वो एक्सरसाइजेज प्रॉपरली करने में फेल हो जाता है, तो इसका आंसर है ही कुडंट मैच द रिदम, यानी वो उस रिदम के साथ मैच नहीं कर पाता। जो रिदम चल रहा होता है उसके साथ मैच, वो फास्ट होता है और उसके साथ वो कोप विद, यानी उसके साथ जो है वो अपने आप को उसके मुताबिक नहीं चला सकता। विच सॉन्ग इज प्लेड ऑन द ग्रामोफोन, कौन सा सॉन्ग जो है वो ग्रामोफोन पर चल रहा होता है। कमिंग थ्रू द राय, ये आपने याद रखना है, ये
सॉन्ग चल रहा होता है। हु एनकरेजेस डैरी इन मैनी ऑफ हिज टास्क। डैरी को कौन जो है वो हौसला अफजाई देता है, कौन हौसला अफजाई उसकी करता है मुख्तलिफ काम जो है वो करने में। तो बैरी उसका फ्रेंड जो है, उसका हमसाया जो है, वो उसको इनकरेज करता है कि तुम कर सकते हो। वाई डज डैरी बिकम कंफ्यूज ड्यूरिंग द एक्सरसाइजेज। डैरी जो है वो एक्सरसाइजेज के दौरान कंफ्यूज क्यों हो जाता है? ही लूजेस द रिदम, क्योंकि वो रिदम के साथ नहीं चल पाता। ग्रामोफोन्स के जो रिकॉर्ड होता है, जो उसका गाना जो होता है वो तेजी से चल रहा होता है। व्हाट डज बैरी डू व्हाइल हेल्पिंग डैरी एक्सरसाइज। यानी बैरी क्या करता है जब वो डैरी को इमदाद फराहम करता है उसकी वर्जिश में? तो सिंगिंग, वो गाना शुरू कर देता है कि मैं गाता हूँ और इसके मुताबिक अब तुम वर्जिश करो। व्हाट साउंड डज बैरी कंपेयर टू द ग्रामोफोन म्यूजिक। बैरी जो है वो ग्रामोफोन के म्यूजिक को किस चीज से कंपेयर करता है? तो चर्च की बेल्स के साथ उसको कंपेयर करता है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द हाउस व्हेन लिजी रिटर्न्स। लिजी जो है वो वापस आती है तो घर की क्या हालत होती है? डर्टी होता है और अनटाइडी, यानी वो बिल्कुल गंदा हो चुका होता है, तबाही मच चुकी होती है। बट हाउस होल्ड आइटम इज डैरी सपोज टू वॉश। यानी कौन सी घर की चीज जो है वो जो है वो साफ करेगा? तो डेल्फ है। डेल्फ क्या है? क्रॉकरी डिशेज हैं। इसका आपको सिनोनिम भी आ सकता है। व्हाट हैपेंस व्हेन डैरी सिट्स इन द चेयर। जब डैरी कुर्सी पर बैठता है तो क्या होता है? द स्प्रिंग फ्लाइज आउट। उसका स्प्रिंग जो है वो उखड़ जाता है। व्हाट हैपेंस टू द चेयर आफ्टर द स्प्रिंग कम्स आउट। जब स्प्रिंग उखड़ जाता है तो फिर क्या होता है? इट फॉल्स अपार्ट, यानी उसके दो हिस्से हो जाते हैं, अलहदा अलहदा हो जाती है। उसका निचला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो स्प्रिंग वाली चेयर, जैसे स्प्रिंग को उतार दिया जाए तो ऊपर वाला हिस्सा अलहदा और नीचे वाला हिस्सा अलहदा हो जाता है। इट फॉल्स अपार्ट यानी अलहदा अलहदा हो जाता है। अब इसमें 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड जो है हम एमसीक्यूज करेंगे। तो हाउ डज डैरी लैंड आफ्टर वन ऑफ हिज एक्सीडेंट्स। डैरी जो है अपने जो मुख्तलिफ हादसात करता है उनमें से एक हादसा होता है तो वो ज़मीन पर कैसे उतरता है? तो दीवारों पर चढ़ा होता है ऑन हिज बैक, यानी वो कैसे गिरता है? अपनी कमर के ऊपर, कमर के बल। व्हाट डज डैरी कंपेयर द कोल्ड वाटर टू। डैरी जो है वो ठंडे पानी को किस से तशबीह देता है? तो आ ब्लॉक ऑफ आइस, वो कहता है कि ये एक बर्फ का ब्लॉक है, टुकड़ा है। व्हाट फॉल्स व्हाइल डैरी इज क्लीनिंग। जब डैरी जो है वो सफाई कर रहा होता है तो कौन सी चीज गिरती है? वॉश स्टैंड जो है वो गिरता है। व्हाट डज बैरी सजेस्ट टाइंग फॉर सेफ्टी। बैरी जो है वो सेफ्टी के साथ मुंसलिक रहने के लिए कौन सी चीज सजेस्ट करता है? हिज हैंड, वो कहता है कि अपने हाथ से जो है वो काम करो। व्हाट गेट्स ब्रोकन ड्यूरिंग द क्योस, यानी इस अफरा तफरी में कौन सी चीज जो है वो टूट जाती है? अ विंडो पैन, यानी एक विंडो का जो शीशा है वो टूट जाता है। व्हाट मस्ट बी डन विद द हाइफर, यानी बछड़ी गाय की बच्ची के साथ क्या होना चाहिए? स्टेबल द हाइफर। स्टेबल का मतलब क्या होता है? उसको कायम रखना, यानी उसको एक जगह पर खड़े रखना। हाउ डू डैरी एंड बैरी ट्राई टू कैच द हाइफर। डैरी और बैरी हाइफर को, बिच्छड़ी को पकड़ने की कैसे कोशिश करते हैं? बाय पुटिंग अ रोप डाउन द चिमनी, यानी चिमनी के साथ जो है वो उसको बांधने की कोशिश करते हैं, उसके साथ रस्सी बांध देते हैं। व्हाट डज डैरी स्टैंड ऑन द रीच हाई प्लेसेस। डैरी जो है वो किस तरह बुलंद जगहों पर पहुंचने की कोशिश करता है? अ चेयर, वो एक चेयर का इस्तेमाल करता है, यानी कुर्सी पर खड़ा होकर बुलंदी पर जो काम होने वाला होता है उसको करता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर वन ऑफ डैरिस एफर्ट्स। डैरिस की कोशिशों के बाद क्या होता है? नथिंग हैपेंड, यानी कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ तबाह हो जाता है। व्हाट इज रिपीटेडली एम्फसाइज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज रूटीन। कौन सी चीज जो है कौन सी चीज पर जोर दिया जाता है एक्सरसाइज के दौरान? कीपिंग द मीटर, यानी रिदम, रिदम के मुताबिक जो है वो चलना। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को आपने
ज़हन नशीन करना है और इसका हल यही है कि आप इस वीडियो को 1-2 दफ़ा देखें, आपको ये पॉइंट्स अज़बर हो जाएँगे और इन्हीं की बेस पर एमसीक्यूज़ बनेंगे। अगर आप इनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएँगे। मेरी आपके लिए दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अच्छे नंबरों से कामयाब करे। बाकी तमाम वीडियोज़ बन चुकी हैं टॉपिक्स पर, उनको भी देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि वीडियो को इम्प्रूव किया जा सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।